Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Arun Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BPAC 101 Perspectives of Public Administration. So जो आपका इग्नो में एक सब्जेक्ट है BPAC 101 Perspective in Public Administration. सो इसके जो है हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 5 सालों के पिछले 5 सालों के दैट मीन्स लास्ट 5 टर्म में जो पेपर आए हैं ना, नॉट ओनली द लास्ट 5 ईयर्स, इट इज़ अबाउट द लास्ट 5 टर्म्स ऑफ पेपर. सो उन सब पेपर को हमने लिया है और उनमें से जो क्वेश्चन बार बार रेपिटेडली आए हैं हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. सो यस गाइस, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो. सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या दिसंबर 2026 में है, सो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है. सो अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो. दैट मीन्स अगर इग्नो से रिलेटेड या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, राइट. और मान लो अगर आपके पास कोई कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी डाउट, वट एवर द डाउट, सो यू कैन आस्क हेयर प्राइमरी प्रेम 1. सो ये अपना आईडी है प्रेम सर का. इनसे आप डायरेक्टली जो है पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट होगा आपसे, राइट. सो यस. सो यस, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इफ़ यू वांट दिस नोट्स, देन या तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से मैसेज करके ले सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो जो फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर, वो जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो. यानी आप डायरेक्टली मैसेज करना कि मुझे ये नोट चाहिए BPSC 101. सो आपको डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस में. सो चलिए शुरू करते हैं. BPAC 101 Perspectives on Public Administration. So yes. सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है, ये सब हमें बताना है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स. यानी जो भी पब्लिक अफेयर्स में इन सबको जो ना मैनेज करना, इन सबको प्रैक्टिस करना, इन सबको स्टडी करना, दैट इज़ व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकारी जो पॉलिसीज़ है उन सबको इम्प्लीमेंट करना. It serves as a link between the government and citizens and plays a vital role in promoting public welfare. यानी जो ना ये एक टाइप से जो ना लिंक प्ले करता है बिटवीन दी जो गवर्नमेंट है और पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उन दोनों के बीच में जो है ना एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है और प्रमोट क्या करता है, पब्लिक वेलफेयर को. अब अगर मीनिंग की बात करें, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज़. यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो हर एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से अंडरटेकन किया गया है, और टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी, और जो पब्लिक पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड अचीव गवर्नमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, यानी गवर्नमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू LD वाइट, अब LD वाइट के अनुसार, इट कंजिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस, यानी ये जो ना कंजिस्ट करता है सारे ऑपरेशन को, हैविंग द पर्पज़ ऑफ फुलफिलिंग एंड एनफोर्सिंग पब्लिक पॉलिसी. यानी जो है ना जो भी पर्पज़ है वो पूरा फुलफिल हो और पब्लिक पॉलिसी को एनफोर्स कर सके ना. नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या होता है, हमने मीनिंग पढ़ लिया, अब हम नेचर पढ़ेंगे. इसका नेचर ये है कि सबसे पहला ये सर्विस ओरिएंटेड होता है, यानी इसमें सर्विस पे ज़्यादा बात होती है. इट एम्स टू सर्व द पब्लिक एंड प्रमोट वेलफेयर. यानी इसका मेन मोटो यही होता है कि ये पब्लिक को जो है ना सर्व करे, यानी समाज को सर्व करे और प्रमोट क्या करे, वेलफेयर, कल्याण, उनके समाज कल्याण, ये सब इन सब पे जो है ना इन सब को प्रमोट करे. ये जो है गोल ओरिएंटेड होता है, यानी इट वर्क्स टू अचीव गवर्नमेंटल ऑब्जेक्टिव्स. यानी जो है ना जो भी गवर्नमेंटल का ऑब्जेक्टिव है तो उसी पर्टिकुलर गोल के ऊपर जो है ना ये पूरा ओरिएंटेड रहता है, यानी उसी की तरफ बढ़ता है. डायनेमिक मतलब जो है ना इट अडेप्ट्स टू चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. यानी जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बहुत ही डायनेमिक होता है,
डायनेमिक यानी जो चेंज होते रहता है, कुछ कुछ समय में चेंज होते रहता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये अडेप्ट कर लेता है कोई भी चेंजिंग वर्ड हाईलाइट कर लेना, कोई भी सोशल चेंजेस हो रहा है या फिर इकोनॉमिक चेंजेस हो रहा है या कोई पॉलिटिकल कंडीशंस में चेंजेस हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है। देन है इंटरडिसिप्लिनरी। अब ये क्या होता है, इट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, यानी जो है ना ये पॉलिटिकल साइंस से नॉलेज लेता है और सोशियोलॉजी से लेता है, इकोनॉमिक्स से लेता है और मैनेजमेंट से लेता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बोथ ये आर्ट भी है साइंस भी है। इट फॉलोज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और वाइल रिक्वायरिंग प्रैक्टिकल स्किल्स भी, तो साइंस भी हो गया इसमें, आर्ट भी आ गया। ओके, public accountability, that means administrators are accountable to citizen and government institutions, यानी जो भी administrations होते हैं वो सब accountable होते हैं citizens के और government institutions के। now अब स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या स्कोप होता है ये समझिए। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसमें जो है इसको इस स्कोप की अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये एक टाइप से जो है ना पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। ये एक टाइप से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, पब्लिक एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट होता है इसमें। ई गवर्नेंस बोले तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी होने लगा है, यानी डिजिटली होने लगा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो अगर कंक्लूजन की बात करें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन असेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना असेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ गवर्नमेंट दैट इंश्योर्स एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी सरकार के लिए जो इंश्योर करता है कि एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो और पॉलिसीज़ भी जो हो और डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज भी हो वो बहुत अच्छे से हो। इट्स स्कोप हैज़ एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली विद द ग्रोथ ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेट, यानी स्कोप जो है इसका, जो स्कोप जो है ना वो एक्सपेंड ही करते रहता है, यानी बढ़ते ही जा रहा है सिग्निफिकेंटली तरीके से। दैट मीन्स इसका ग्रोथ हो गया, इसका वेलफेयर डेवलपमेंट फंक्शंस हो गया, ये सब ग्रोथ करते ही जाता है। राइट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन टू पे। सो क्वेश्चन टू में पूछ रहा है, एग्जामिन द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस एज वेल एज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन, यानी हमें जो है ना डिस्टिंक्शन बताना है और सिमिलैरिटीज़ बताना है किन के बीच में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इन दोनों के बीच में हमें जो है इनका डिस्टिंक्शन बताना है और इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये सब बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर बोथ कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट, यानी जो है ना दोनों का एक ही कंसर्न होता है, मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। बट दे डिफर इन ऑब्जेक्टिव, बट इन दोनों के जो ना ऑब्जेक्टिव्स में जो है ना कुछ कुछ अंतर हो सकते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स में, इनके अकाउंटेबिलिटी में और यानी जवाबदेह में, इनका उद्देश्य में और इनके जो भी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है उसमें। अब डिस्टिंक्शन के क्या क्या पॉइंट्स है दोनों के बीच में वो देखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उनका एक ही एम रहता है, समाज कल्याण, लोक कल्याण के बारे में, पब्लिक वेलफेयर। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करता है तो इसका मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। राइट, सो नाउ अब बढ़ते हैं ओनरशिप पे। ओनरशिप में क्या होता है, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो कौन ओन करता है, वो गवर्नमेंट ओन करता है। जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है या तो कोई इंडिविजुअल ओन करता है या कोई कंपनी ओन करता है। सो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सरकार करती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई अकेला आदमी या कोई कंपनी ही ओन करता है। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह।
यानी कौन जवाब दे रहेगा अगर कुछ भी होता है, तो इसके बीच में कौन जवाब दे रहेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस आर अकाउंटेबल टू सिटीजन्स एंड लेजिस्लेचर्स, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो जवाबदेह है किनके लिए, सिटीजन्स के लिए और जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके लिए। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस आर अकाउंटेबल टू ओनर्स और शेयर होल्डर्स, जो भी वहाँ के जो मालिक है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के, जो भी मालिक है, जो भी शेयर होल्डर है, वो सब जवाब दे रहेंगे। इफ़ समथिंग हैपन देन दे आर दी अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस सच स्टफ नाउ। अब बढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग इसमें कैसा होता है बिटवीन दी बोथ पब्लिक डिसीजंस एंड पॉलिटिकल डिसीजंस। सो पब्लिक डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, यानी अगर पब्लिक डिसीजन अगर कुछ भी करना है, सो वो पॉलिटिकल जो राजनीतिक तंत्र रहता है, जो गवर्नमेंट का जो भी कंसिडरेशंस रहता है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो भी रहता है, उन सब से ये इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है, पब्लिक डिसीजंस। और अगर प्राइवेट डिसीजंस की बात करें, ये टोटली बेस्ड होता है किन पे, बिजनेस कंसिडरेशंस पे, यानी बिजनेस के कंसिडरेशन पे टोटली ये, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द बिजनेस कंसिडरेशंस। नाउ अगर फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोज स्ट्रिक्ट बजटरी कंट्रोल्स, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बजटरी कंट्रोल करता है, बजाय जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो इंजॉय करता है ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होए, दैट दे इंजॉयस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होए तभी तो वो इंजॉय करेंगे। नाउ अब दोनों में सिमिलैरिटी देखते हैं, सिमिलैरिटी क्या होता है, दोनों को क्या रिक्वायर होती है अगर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी चलाना है, छोटे से छोटे इंसान को, बड़े से बड़े इंसान को, तो सबके लिए क्या चीज़ मैंडेटरी रहता है, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग हाउ कैन दे अचीव देयर गोल्स। सो प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है या नहीं, स्टाफिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट मीन्स जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो एचआर जो भी है, ये सब किन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं। सो वो स्टाफिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय नहीं होंगे, देन हाउ कैन दे अचीव देयर गोल्स। देन डायरेक्टिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट करना और कंट्रोलिंग करना। तो अगर आपको ये याद करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो एक मैं आपको एक्रोनिम बता देता हूँ। सो POSDC। सो बेसिकली आप ये एक्रोनिम जो है ना, इससे डायरेक्टली आप उसे याद कर सकते हैं, राइट। सो बोथ डिपेंड ऑन एफिशिएंट मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी दोनों जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके, राइट। यानी दोनों जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में करना चाहते हैं, यानी कि जो है कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करे, और कहीं कहीं ज़्यादा जो है कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट वाला काम करे। लोअर द आउटपुट मैक्सिमम, लोअर द इनपुट मैक्सिमम द आउटपुट, एंड लोअर द टाइम मैक्सिमम द प्रोडक्टिव। नाउ अब दोनों के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ट्रेंड पर्सनल, यानी पर्सनल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए। बोथ सिक्स, यानी एफिशिएंसी भी उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इफेक्टिवनेस भी। अभी 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 मैंने आपको बताया कि लोअर दी रिसोर्सेज मैक्सिमम दी आउटपुट, लोअर द इनपुट मैक्सिमम दी आउटपुट, और कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नाउ दोनों में क्या चीज़ इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीडरशिप। यानी अगर किसी कंपनी में अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर अच्छे से नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सा है कि वहाँ पे जो है काम अच्छे से नहीं होगा। मान लो अगर आपके मान लो 100 लोगों का एक टीम है, अगर सब में जो है कोई एक तो लीडरशिप होना चाहिए जो गाइड करे कि ये करना है, वो करना है, प्लानिंग में ये करना है, ऑर्गेनाइजिंग में ये करना है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में ये करना है। अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कन्फ्यूज़न होएगा ही। और फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस, यानी जो है ना कोई एक ऐसा होना चाहिए कि आपस में झगड़ा ना हो, आपस में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, यानी सब में जो है ना कोऑर्डिनेट होके चले, बोले तो एक रिदम वे में चले, हियरार्की बने रहे, यानी कोऑर्डिनेट। मान लो अगर दो मेंबर के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है,
तो दोनों में जो है ना कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि दोनों में कुछ वो झगड़ा वगड़ा ना हो, कोऑर्डिनेट होके चलते रहे। फॉर एग्जांपल जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन एक कंसेप्ट होता है, जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट को एक जगह डाल देते हैं और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को एक जगह डाल देते हैं। सो उन सब में जो है ना एक जगह डालने से जो है ना कोऑर्डिनेशन बने रहता है, तो दोनों में आपस में जाके टकराव नहीं होता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। नाउ अब इसका कंक्लूजन की बात करें, ऑल्दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स इन ऑब्जेक्टिव्स एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में, इनके ऑब्जेक्टिव्स में और इनके अकाउंटेबिलिटी में। दे शेयर मैनी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, यानी दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा मैनेजर प्रिंसिपल्स को जो है ना शेयर करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स को भी फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में। सो क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल जो है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल है वो हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, यानी इसे किसने बनाया था, टेलर ने बनाया था। अगर पूरा नाम अगर आपसे पूछे, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। यानी बेसिकली बिजनेस स्टडी जैसे जो आप ये पढ़ रहे हो, बेसिकली जो है ना दो लोगों की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। एक तो होता है ये एफ डब्ल्यू टेलर का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एफ डब्ल्यू टेलर। इसने क्या दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया है। और दूसरी किसकी बात होती है, दूसरी होता है हेनरी फेयोल की, हेनरी फेयोल। सो हेनरी फेयोल ने क्या दिया है, 14 प्रिंसिपल दिया है, राइट। सो ज़्यादातर जो है ना इन्हीं दोनों की बात होती है, तो इन दोनों को आप अच्छे से करके जाना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। इसके जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी इससे क्या होए, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, यानी साइंटिफिक मेथड्स की मदद से, rather than ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को छोड़ के। सो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो डिस्कस करते हैं। सो साइंस नॉट रूल ऑफ थम, यानी जो है ना साइंस जो है ना रूल ऑफ थम नहीं है। सो वर्क शुड बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड रेदर दैन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। यानी जो है ना काम जो है ना एक बिल्कुल साइंटिफिक डेवलप्ड मेथड से होना चाहिए, ना कि जो पुराने जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं उन सब की वजह से। वर्क शुड बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड्स। नाउ सेकंड क्या होता है, हार्मनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी जो रिदम से जो काम चल रहा है ना वो टूटना नहीं चाहिए, वो चलते ही रहना चाहिए। देयर शुड बी कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेशन बना रहे, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपस में सलाह मशवरा जो भी सहमति जो है ना वो बनी रहे, बिटवीन ऑफ व्हाट, बिटवीन मैनेजमेंट में और वर्कर्स में। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ आवर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ अब बढ़ते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन में, यानी बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड चेंज देयर एटीट्यूड्स। यानी जो मेंटल रिवॉल्यूशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। यानी जो भी वर्कर्स है और जो भी मैनेजर्स है शुड चेंज देयर एटीट्यूड एंड वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स। यानी गाइस अगर मैं आपको इसे और अच्छे से तरीके से बताऊं, सो ओके, एक सुपीरियर होता है, सुपीरियर, और दूसरा होता है सबॉर्डिनेट। एक सुपीरियर होता है, एक सबॉर्डिनेट।
सुपीरियर में आप मान लो मैनेजर हो गया, ठीक है, और सबॉर्डिनेट में आप मान लो एम्प्लॉय हो गया। यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशन जो है ना, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस दोनों का जो है ना बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर मान लो दोनों का रिलेशन अगर अच्छा नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो दोनों के बीच में जो है ना एक गुड रिलेशन होना चाहिए। Between both of them should be a good relation so that both of them can give their most output, more output towards the organization. सो सुपीरियर subordinate रिलेशन अच्छा होना चाहिए, यानी मैनेजर का व्यवहार एम्प्लॉय के साथ अच्छा होना चाहिए और एम्प्लॉय का व्यवहार मैनेजर के साथ होना चाहिए। क्या क्या कभी कभी ये होता है कि जो सुपीरियर जो है ना सबॉर्डिनेट को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश करता है, सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश करता है। तो कई बार जो है ना एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच जो है ना मन मुटाव या कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। सो मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया। नाउ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी टीम वर्क एंड कोऑपरेशन शुड रिप्लेस कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। यानी जो है ना अगर कोई टीम वर्क से काम करता है विद कोऑपरेशन, सो ये जो है ना कॉन्फ्लिक्ट बोले तो झगड़े को रिमूव कर देता है और कंपटीशन को भी रिमूव कर देता है, रिप्लेस कर देता है। Development of each worker to maximize efficiency. Workers should be scientifically selected, trained and developed to achieve maximum productivity. यानी जो है ना वर्कर का जो है ना डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, यानी जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से होना ही चाहिए। सो इससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। सो वर्कर शुड भी साइंटिफिकली सेलेक्टेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए और डेवलप्ड होना चाहिए, जिससे क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट उसमें मिल सके। नाउ अब बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो है ना क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, ये जो है ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। जो एफ डब्ल्यू टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बताया, ये जो है ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और जो भी रिसोर्सेज का जो है ना वेस्टेजेस, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो जो रिसोर्सेज का वेस्टेज जो है वो भी ये रिड्यूस होना ही चाहिए। और यानी एफिशिएंसी प्रमोट करता है, यानी बोले तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट और इफेक्टिवली होना चाहिए। प्रमोट्स इफेक्टिवनेस, यानी कम समय में ज़्यादा काम करना। देन एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन, यानी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ये सब जो है ना चलते रहे, सो ये इन सबको प्रोत्साहन करता है। Now, what are the criticism between all of them? Let's discuss. So सबसे पहले criticism में आता है ये इग्नोर करता है ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स को, यानी जो भी ह्यूमन फैक्टर्स है और सोशल फैक्टर्स है इन सबको ये इग्नोर करता है। ट्रीट्स वर्कर्स लाइक मशीन्स, यानी इसमें क्रिटिसिज्म यही हुआ है कि जो ह्यूमन और सोशल फैक्टर को इसमें इग्नोर करता है, यानी जो उनके पर्सनल जो भी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय का है और जो भी सामाजिक रूप से जो भी फैक्टर्स हैं ये सबको इग्नोर करता है। और वर्कर्स जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं ना उनको मशीनों की तरह ट्रीट करते हैं कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालो, एफिशिएंट बनाओ, इन्हें मशीनों की तरह ट्रीट करते हैं। एंड ओवर एम्फेसाइज एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी जो है ना कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देता है। सो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न में यही है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एक रेवोल्यूशनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग है बाय इंट्रोड्यूसिंग साइंटिफिक मेथड एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस है मैनेजमेंट का। सो यस गाइज, इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है राइट अ नोट ऑन द ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर। यानी कि जो मैक्स वेबर का जो है ना जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है उस पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैक्स वेबर कौन थे, एक जो है ना जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे वो। और
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू एक्सप्लेन द मोस्ट रैशनल एंड एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इनके फीचर्स की अगर बात करें वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की, तो सबसे पहले जो है ना, ये हियरार्की रूप में था। अ क्लियर चेन ऑफ कमांड एक्सिस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो है ना, ये बिल्कुल एक रिदमेटिकली फॉर्म में, यानी एक रिदम में जो है ना ये चलता था हियरार्की में, यानी एक क्लियर चेन ऑफ कमांड है जो एग्जिस्ट करता है ऊपर वाले, यानी टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम, जो बॉटम मैनेजमेंट है, यानी सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, बिल्कुल ये जो ना हियरार्की वे में फॉलो करवाता था। यानी जो टॉप मैनेजमेंट जो है, फिर मिडल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, इसी तरह से टॉप से बॉटम वे में जो है ना, इसमें कमांड क्लियर चेन ऑफ कमांड एग्जिस्ट करता था। नाउ डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी लेबर का जो है ना डिवीज़न बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। ड्यूटीज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो जो एम्प्लॉय जो है ना जिस चीज़ में स्पेशलाइज था, उसको उसी उसी में जो है ना ड्यूटी दे दिया गया था। रूल्स एंड रेगुलेशंस, अब क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते थे। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नड बाय रिटन रूल्स, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था, वो जो है ना गवर्न कैसे करता था, बाय रिटन रूल्स के माध्यम से। इसमें जो है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता था, यानी ऑफिशियल्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस और कॉम्पिटेंस, यानी जो भी ऑफिशियल जो है ना वो सेलेक्टेड कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन के आधार पर और उनके कॉम्पिटेंस के आधार पर। देन इम्पर्सनैलिटी, सो डिसीजंस आर मेड ऑब्जेक्टिवली विदाउट पर्सनल बायस, यानी जो भी डिसीजन जो है वो ऑब्जेक्टिवली बनाए गए हैं बिना किसी पर्सनल भेदभाव के। देन ये करियर ओरिएंटेशन में बात होती थी, जिसमें ऑफिशियल जो है वर्क करते थे फुल टाइम प्रोफेशनल विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, यानी में अगर वो फुल टाइम प्रोफेशनल में अगर वो काम करते हैं, सो उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनका प्रमोशन की, उनके आगे बढ़ने की। सो देन रिकॉर्ड कीपिंग, प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, यानी इसमें जो टोटली जो है रिटर्न रिकॉर्ड्स ये सब जो है ना मेंटेन किया जाता था। नाउ अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में क्या क्या आ गया, एफिशिएंसी हो गया, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता था, ये एडवांटेजेस था। अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, जो जवाबदेह होता है। देन इसमें एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी एडवांटेजेस था इसका। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, इसको रेड टेप कहते थे, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी होता था और रेड टेप होता था। डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले होता था और इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा कम था। कंक्लूजन की बात करें, सो वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज था ये, बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी था इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिना किसी क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग रिजिडिटी और एक्सेसिव फॉर्मेलिज्म के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। सो क्वेश्चन 5 पे पूछ रहा है, एग्जामिन दी प्री वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स, यानी जो प्री वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स हैं उन सबको हमें एग्जामिन करना है। सो बिफोर मैक्स वेबर फॉर्मुलेटेड हिज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी से जो है ना बनने से पहले, जब मैक्स वेबर ने जो है ना बनने से पहले जो है ना सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स और थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड आइडियाज, यानी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और थिंकर्स जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में, गवर्नेंस के रिगार्डिंग में। सो दीज आइडियाज़ आर नोन एज प्री वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स, यानी वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिव नैरेटिव से पहले का, इसलिए प्री वर्ड इसमें यूज़ किया गया है। मेजर प्री वेबेरियन नैरेटिव्स में सबसे पहला आ जाता था एंसाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जो पुराने ज़माने के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होते थे ना, उनके वो सारे सिस्टम्स आ जाते थे। तो सिविलाइजेशन सच एज इजिप्ट, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन था,
चाइना का सिविलाइजेशन था, रोम का था, और इंडिया का, ये सब ने जो है ना डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस, ये सब जो है ना पकड़ लिया है ना। एनसाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिविलाइजेशन सच एज चाइना, इजिप्ट, चाइना, रोम एंड इंडिया डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस, यानी अब जो है ना ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है गवर्नेंस का वो फॉलो करने लगे। फिर आ जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी जो है ना बहुत कुछ इसमें जो नैरेटिव्स है वो सब पता चला। सो कौटिल्य जो है एम्फेसाइज करता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रेंड करता है ऑफिशियल्स को, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेह होना चाहिए, और स्टेट कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा बात किया था। अब जो है चाइनीज सिविल सर्विस सिस्टम पढ़ते हैं। सो So, China introduced examinations for selecting officials, promoting merit-based recruitment. यानी जो है ना चाइना जो है ना एग्जामिनेशंस कराता था फॉर सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स और प्रमोटिंग मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। देन कैमरा लिस्ट, बोले तो यूरोपियन कैमरा लिस्ट फोकस्ड ऑन स्टेट मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस। यानी जो है ना जो यूरोपियन कैमरा लिस्ट है वो सब फोकस किस पे करते थे, स्टेट मैनेजमेंट पे, टैक्सेशन पे और पब्लिक फाइनेंस पर। देन पैट्रीमोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें जो है ऑफिशियल्स वर पर्सनली लॉयल टू रूलर्स एंड ऑफन अपॉइंटेड बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें जो है ना पर्सनल पैट्रीमोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, जो भी ऑफिशियल्स थे वो पर्सनली जो है ना लॉयल थे टू द रूलर्स, और ऑफन यानी अक्सर जो है ना अपॉइंटेड करते थे ऑन द बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहले आता था ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे वर्क करता था, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था रूलर्स का, लिमिटेड स्पेशलाइजेशन था, एंड एब्सेंस ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सो if we talk about the conclusion, then pre-Weberian bureaucratic narrative जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया इन वॉट, इन शेपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, इन सबके सोच को शेप करने के लिए, एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। नाउ क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 6 से पूछ रहा है एनालाइज द पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिव नेचर्स नैरेटिव्स। अब जो है जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स था, अब उसके आने के बाद अब हमें एनालाइज करना है। हमने प्री तो कर लिया, उससे पहले क्या था, अब आने के बाद बोले तो पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स, अब हमें वो डिस्कस करना है। नाउ पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स emerged as a reaction to the limitations of मैक्स वेबर्स, यानी जो है ना पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स यानी उसके आने के बाद बहुत कुछ जो है ना एमर्ज हुआ और रिएक्शन हुआ ऑन दी जो भी लिमिटेशन था, जो भी कमियां था मैक्स वेबर्स के आइडियल ब्यूरोक्रेसी में, वो सब हमें पता चला। स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट ऑलवेज रैशनल, यानी जो भी स्कॉलर्स थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया, उन्होंने ये बोला कि जो है ना ब्यूरोक्रेसी जो है ना रैशनल जो है ना नहीं होना चाहिए, एंड एफिशिएंट एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी एफिशिएंट और बहुत कुछ हाईलाइट किया ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इनफॉर्मल रिलेशंस के बारे में और ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स के बारे में। नाउ मेजर पोस्ट वेबेरियन नैरेटिव्स, यानी जो भी मेजर पोस्ट वेबेरियन नैरेटिव्स के जो भी बहुत ज़्यादा मेजर था वो हम डिस्कस करते हैं। सो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, यानी जो है एल्टन मायो एम्फेसाइज दी रोल ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी उन्होंने जो है ना ह्यूमन रिलेशंस को एम्फेसाइज किया और मोटिवेट किया, एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी इसमें जो है मेजर क्या क्या थे पोस्ट वेबेरियन नैरेटिव्स में, सबसे पहले जो ना ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के बारे में बताया उन्होंने, फिर बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बताया, जैसे हर्बर्ट साइमन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जो वेबर्स का जो है ना रिजिड मॉडल था
फोकस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पे। फिर मार्टन ने क्रिटिक किया, रॉबर्ट के मार्टन पॉइंटेड आउट डिसफंक्शंस सच एज रिजिडिटी, इसमें डिसफंक्शन किया, रेड टेप डिसफंक्शन किया, और गोल डिस्प्लेसमेंट जो है डिसफंक्शन इसमें किया। देन सेल्जनिक्स पर्सपेक्टिव, यानी फिलिप सेल्जनिक हाईलाइटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। यानी सेल्जनिक पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो फिलिप सेल्जनिक जो है ना, उसने हाईलाइट किया कि जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है ना बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करता है ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में। देन गोल्डनर्स एनालिसिस की बात करें, सो एल्विन गोल्डनर आर्ग्यूड दैट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स कैन क्रिएट कन्फ्लिक्ट। जो अगर कहीं पे भी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होता है तो ये रूल्स कैन जो है ना क्रिएट क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, इनएफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है। So yes guys, now if I talk about this significance, then इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये ह्यूमन फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, हाईलाइट करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, एनकरेज करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन को, और इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को। सो अब अगर हम इनके कंक्लूजन की बात करें, सो पोस्ट वेबेरियन थिंकर्स ब्रॉडन द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय एम्फसाइजिंग। यानी जो वेबेरियन थिंकर जो है ना, वेबेरियन के कंसेप्ट आने के बाद जो भी उसका नैरेटिव था, उसके आने के बाद बहुत से लोगों ने थिंक किया, उसको ब्रॉडन द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उनको स्टडी किया और बहुत कुछ एम्फसाइज किया अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटीज बियॉन्ड बेवर्स आइडियल मॉडल। यानी बेवर्स का जो आइडियल मॉडल था उससे बाहर भी जाके। तो यस गाइस, इसी के साथ अपना 6th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन में पूछ रहा है, पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव सूक द फाउंडेशन ऑफ वेबर्स आइडियल्स टाइप ब्यूरोक्रेसी कमेंट। यानी अब जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स, यानी इसके नैरेटिव आने के बाद ये जो है ना सूक द फाउंडेशन ऑफ वेबर्स आइडियल, यानी जो है ना जो फाउंडेशन था वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो पूरा सूक कर गया। तो हमें इस पर एक कॉमेंट करना है, तो चलिए करते हैं। Max Weber's ideal bureaucracy was considered the most rational and efficient form of organization। यानी इसका जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो था वो कंसिडर करता है बहुत ही ज़्यादा रैशनल और एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। However, पोस्ट वेबेरियन स्कॉलर्स, यानी जो पोस्ट वेबेरियन स्कॉलर्स जो है उन्होंने चैलेंज किया मैनी ऑफ इट्स एजम्पन, यानी इनके जो भी एजम्पन है उन सबको चैलेंज किया, एंड एक्सपोज इट्स प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, यानी जो इनका जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस जो है ना इन सबको भी एक्सपोज किया। सो हाउ पोस्ट वेबेरियन नैरेटिव चैलेंज्ड वेबर, यानी जो पोस्ट वेबेरियन नैरेटिव्स जो है उन्होंने वीबर को कैसे चैलेंज किया वो डिस्कस करते हैं। सो क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सेसिव फॉर्मेलिज्म, यानी जो जो भी क्रिटिसिज्म हुआ है एक्सेसिव फॉर्मेलिज्म में वो सब के बारे में डिस्कस हुआ है। देन रिकॉग्निशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिकॉग्नाइज करने में, ब्यूरोक्रेसी के डिसफंक्शन के बारे में बात हुई है, उसके डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात हुआ है, और ह्यूमन बिहेवियर पे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है। अगर इम्पैक्ट की बात करें, ये इसने रिड्यूस किया ब्लाइंड फेथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एनकरेज किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, प्रमोटेड किया फ्लेक्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन को, एंड लेड टू मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच। सो कंक्लूजन की बात करें, जो पोस्ट वेबेरियन नैरेटिव था ये सिग्निफिकेंटली चैलेंज किया वेबर्स के एजम्पन को और ट्रांसफॉर्म किया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को बाय इंट्रोड्यूसिंग जो बिहेवियरल हो गया और ह्यूमन क्रिएटेड पर्सपेक्टिव्स हो गया उन सबको एडमिनिस्टर करते हुए। सो अगर हम इसकी बात करें, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल्स ऑफ स्टडी हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटिनिटी एट द हैंड्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकर्स इल्यूसिडेट। सो क्वेश्चन 8 में हमसे पूछ रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल ऑफ स्टडी है वो जो है ना एक सब्जेक्ट बन गया है किसका,
स्क्रूटिनिटी स्क्रूटिनी का एट द हैंड्स ऑफ किसके हाथों में, जो मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकर्स है। सो हमें इसको जो है इलुस्ट्रेट करना है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट स्कूल जो है ना, वो लेड करता है बाय हेनरी फ्योल से लेड करता है, फोकस करता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जो मॉडर्न थिंकर जो है हाउएवर हैव क्रिटिकली एग्जामिन दिस प्रिंसिपल्स एंड क्वेश्चन देयर एप्लीकेबिलिटी इन चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट्स। यानी जो ना जो मॉडर्न थिंकर जो अभी उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चन किया है उनके चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट्स के बारे में। सो मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या था फ्योल का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग के बारे में। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें टू मैकेनिस्टिक था, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी था, नेगलेक्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स था, लिमिटेड अटेंशन टू एनवायरनमेंट था और ओवर एम्फेसाइज ऑन हियरार्की था। देन कंटिन्यूड रेलेवेंस, यानी ये प्रोवाइड करता है बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन को, यूजफुल होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के लिए, एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यानी मैनेजमेंट स्टडीज़ के जो है ना फाउंडेशन को फॉर्म करता है। सो कंक्लूजन की बात करें, ऑल्दो क्रिटिसाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल रिमेन्स important because many of its principles continue to guide modern administrative practices. नाउ क्वेश्चन 9 में हमसे पूछ रहा है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमन रिलेशंस स्टडीज़, यानी ह्यूमन रिलेशंस स्टडीज़ के ऊपर जो है ना हमें एक ब्रीफ नोट लिखना है। So human relations studies emerged in response to limitations of classical theories, यानी जो भी classical theories जो है ना इन सब के limitations पे response करता है। Human HR studies, human relations studies, ये emphasize करता है कि importance of human behavior के बारे में, importance of motivation के बारे में, importance of social relationships in organization के बारे में। जो इसका ओरिजिन क्या था, द मूवमेंट डेवलप्ड मेनली थ्रू दी हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय एल्टोन मायो एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। सो इसका मेजर फाइंडिंग्स क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में, सोशल फैक्टर्स को अफेक्ट करता है उसके प्रोडक्टिविटी के बारे में, और नीड फॉर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो ना एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा नीड थी, कम्युनिकेशन असेंशियल था और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मैटर करता था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ह्यूमनाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता था, इम्प्रूव करता था लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस को, इंक्रीज करता था अटेंशन को टू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। फिर इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो ओवर एम्फेसाइज करता था सोशल फैक्टर्स को, इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल इश्यूज को जो है ना ये नकार देता था, नेगलेक्ट करता था। सो कंक्लूजन देखिए, सो ह्यूमन रिलेशन स्टडीज transformed administrative thinkers by emphasizing the human side of organizations and the importance of employee welfare. So क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है, डिस्कस द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ चेस्टर बर्नार्ड। अब जो चेस्टर बर्नार्ड का जो है ना मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या था वो डिस्कस करना है। सो आप यहाँ से ये रीड कर सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जिसमें चेस्टर बर्नार्ड करता है, जो है ना, चेस्टर बर्नार्ड वॉज ए प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थिंकर, वो प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थिंकर था जिसने कंट्रीब्यूट जो है ना सिग्निफिकेंटली किया टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और एडमिनिस्टर किया उसके थॉट को थ्रू बाई हिज बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी उन्होंने अपने बुक में जो है ना डिस्कस किया जो द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में जो उन्होंने लिखा था। सो ये आप रीड कर सकते हो। सो वीडियो पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हो। यू कैन रीड बाय पॉजिंग द वीडियो। इट इज़ रिटन वेरी इजी लैंग्वेज। सो क्वेश्चन 11 में पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है वो हमें डिस्कस करना है। सो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। सो मेजर मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या आ गया, जो रैशनल मॉडल होता है, फिर बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल होता है, देन इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है,
सो क्वेश्चन 12 में पूछ रहे हैं राइट अ नोट ऑन, अब जो ना ड्रॉर्स ऑप्टिमल मॉडल था ऑफ द डिसीजन मेकिंग वो डिस्कस करना है. So now you can read it here. It is written in very easy language. सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 में. एग्जामिन द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी अप्रोच. जो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच का है, जो भी नेचर है वो आपको एग्जामिन करना है. सो आप यहाँ से रीड कर सकते हो. फिर इसके इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन ये यहाँ पे गिवन है. सो क्वेश्चन 14 में पूछ रहा है एग्जामिन द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स स्कॉलर्स ऑन पब्लिक पॉलिसी अप्रोच. यानी जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, इस व्यू पॉइंट्स हो गए और पब्लिक पॉलिसी अप्रोच के जो भी स्कॉलर्स हैं उन सब पे हमें डिस्कस करना है. स्कॉलर्स ऑन पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, सो वो सब आप यहाँ से रीड कर सकते हो. और गाइज़ आपको ये नोट्स चाहिए तो जो नोट जो है व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो. ये डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है फर्स्ट पेज ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट्स, सो यू कैन डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम देयर. Now, question 15 is asking about analyze the nature of policy sciences approach. यानी जो policy sciences का जो भी approach है ना, उसका जो policy sciences approach है उसका nature को जो ना आपको analyze करना है. नेचर ऑफ पॉलिसी साइंसेस अप्रोच, तो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया, साइंटिफिक अप्रोच हो गया. देन एक्शन ओरिएंटेड हो गया और डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन हो गया इसमें. देन इम्पोर्टेंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो. इम्पोर्टेंस में इम्प्रूव करता है पॉलिसी क्वालिटी को, एनकरेज करता है रैशनल डिसीजन मेकिंग को, सपोर्ट करता है इफेक्टिव गवर्नेंस को और हेल्प करता है अचीविंग द डेवलपमेंट गोल्स. देन कंक्लूजन. फिर क्वेश्चन 16 में पूछ रहा है डिस्कस द न्यू डायरेक्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी साइंसेस अप्रोच. यानी आपको डिस्कस करना है न्यू डायरेक्शन और पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसी साइंस अप्रोच के. सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन रीड कर लो. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, वैसे आप यहाँ से डायरेक्टली इसे समझ सकते हो.
फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप बता सकते हो। फिर सिग्निफिकेंस और इसके कंक्लूजन के बारे में। फिर क्वेश्चन 17 पूछ रहा है, डिस्क्राइब द फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल्स ऑफ एब्डो रिक्स। तो इसके मॉडल्स को आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बता दोगे, फिर इसका मॉडल क्या था फ्यूज्ड मॉडल, वो आप बता दोगे। Then significance and the conclusion of the Riggs fused charismatic diffracted framework remains an important contribution to comparative public administration. Then question 18 पूछ रहा है, evaluate the Riggsian prismatic Sala model. तो आपको इसको evaluate करना है, इस मॉडल को। So you can read it here directly. Then इसका आप merits read कर लो। Then इसका criticism और conclusion। फिर discuss the evolution of public administration as a specialized field through its critical phases। यानी जो है आपको डिस्कस करना है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और स्पेशलाइज्ड फील्ड थ्रू इट्स क्रिटिकल फेसेस। दैन इसके चैलेंजेस फेस के बारे में बता सकते हो, इसके बिहेवियरल फेसेस के बारे में बता सकते हो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता सकते हो कि ये इस पीरियड में चला था 1942, 1970 एंड 1970s। देन गवर्नेंस एरा जो 1990s ऑनवर्ड से चला था। फोकस एक्सपेंडेड टू नेटवर्क्स, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। देन कंक्लूजन आप लिख सकते हो। Then explain the meaning and basic features of public choice theory approach. Then इसका जो भी बेसिक फीचर्स आ गया वो सब आप बता सकते हो। Then examine the various approaches to public interest, यानी पब्लिक इंटरेस्ट का जो भी वेरियस अप्रोचेस है वो सब एग्जामिन करना है।
हाँ जी अंकल। फिर इसका इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन 22 में पूछ रहा है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम रिफॉर्म्स, यानी जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो भी रिफॉर्म्स था अब वो सब एग्जामिन करना है। सो the new public management NPI emerged during the 1980s as an administrative reforms movement aimed at, यानी 1980 में हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था। एम क्या करता था, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में और इफेक्टिवनेस इन द पब्लिक सेक्टर थ्रू प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो इसके जो भी मेजर इम्पैक्ट्स है वो आप यहाँ देख सकते हो कि इंक्रीज एफिशिएंसी था, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस था, सेंट्रलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट था और कॉम्पिटिशन था। सो ये आप रीड कर सकते हो। देन कंक्लूजन। देन अगर क्वेश्चन 23 की बात करें, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है अप्रोचेस, डिस्क्राइब द अप्रोचेस अंडर द न्यू राइट फिलोसफी का जो भी अप्रोचेस था वो डिस्क्राइब करना है जो कि इन्फ्लुएंस किया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। सो आप ये रीड कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एनपीएम, देन कंक्लूजन। फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बताना है आपको गुड गवर्नेंस का। देन इम्पोर्टेंस एंड कंक्लूजन। देन लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन दी पैरामीटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो है ना आपको अब समझाना है कि जो भी पैरामीटर्स है इन द अंडरस्टैंडिंग द जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन वो सब आपको समझाना है। सो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू, ये उसको रेफर करता है द रोल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन, जिसमें आदमियों और औरतों एंड वुमेन को जो है रोल और रिप्रेजेंटेशन को रेफर करता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस प्रोसेसेस में आते हैं। सो जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट्स क्या करता है, इक्वालिटी को और इंक्लूसिवनेस को। सो इसके पैरामीटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आप लिख सकते हो, जेंडर इक्वालिटी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, जेंडर सेंसिटिविटी लिख सकते हो, एम्पावरमेंट लिख सकते हो कि एम्पावर करता है, रिसोर्सेज को एक्सेस कराता है, फिफ्थ पॉइंट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। देन सिक्स इज एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करता है। देन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, फिर इसका इंपॉर्टेंस आप बात कर सकते हो। देन एट द एंड कंक्लूजन, इसके बारे में आप बता सकते हो। कंक्लूजन है कि अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग इक्वालिटी, यानी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये क्या अचीव करता है, इक्वालिटी को अचीव करता है, इंक्लूसिवनेस को अचीव करता है और इफेक्टिव गवर्नेंस करता है। सो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ जो है क्या कंट्रीब्यूट करता है, सिग्निफिकेंटली टू सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, यानी उनके विकास में काम करता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म। सो आई होप आपको ये पूरा नोट समझ में आया होगा। और यस गाइस, जब भी बताऊँ, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, सो एग्ज़ाम में सबसे पहले जो है ना, जो भी क्वेश्चंस आएगा उसे आपको उसे जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसे समझना है। यानी जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझोगे ना उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे। क्योंकि क्या, कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो क्वेश्चन तो रीड करते हैं एक बार, फिर आंसर में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, फिर आंसर में पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। मैंने बहुत बार देखा हूँ, हालांकि बहुत बार अच्छे से लिखते हैं पर कहीं कभार अच्छे से नहीं लिखते। तो क्वेश्चन आप जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे। सो क्वेश्चंस पढ़ने में भी आपको टाइम देना है। और यस गाइज, और आपको हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और कोशिश करना पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। तो उसमें सबसे पहले वो हो जाएगा, फिर जो रिमेनिंग टाइम होगा फिर उस क्वेश्चन पे ध्यान देना जो आपको थोड़ा कम या बिल्कुल नहीं आता है, फिर उस पर आपको ध्यान देना है। सो यस गाइज, इसी के साथ अपना ये होता है ख़त्म। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, if you want this notes, then you can simply purchase from insta id given है फर्स्ट पेज पे, प्राइमरी प्रेम वन, और व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हो।
सो यस गाइस, इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।